सबसे पहले हम कनेक्टर्स की बात करेंगे। कनेक्टर्स क्या होते हैं? कनेक्टर्स हमारे पास वो वर्ड्स होते हैं जो हुर्फ जार कहलाते हैं, यानी उर्दू में जो बात को जारी रखते हैं यानी जोड़ते हैं। कनेक्टर्स आर दी वर्ड दैट ज्वाइन आइडियाज, सेंटेंसेस और पार्ट्स ऑफ अ सेंटेंस। ये किसी आइडिया को, सेंटेंस को या पार्ट ऑफ अ सेंटेंस को कंबाइन करते हैं। दे हेल्प योर राइटिंग फ्लो स्मूथली एंड मेक इट इजी टू अंडरस्टैंड। Without the connector, it's really difficult for the listener to understand actually what are you saying and what are you writing. तो ये आपकी राइटिंग को बहुत स्मूथली बना देते हैं और स्पीकिंग में भी थोड़े से आइडियाज अच्छे लगते हैं इसकी मदद से। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप बोले आई गो टू स्कूल एंड आई टेक एंड आई स्टडी देयर एंड आई कम बैक टू होम एंड आई प्ले, तो बार बार आप एंड लगा रहे हैं। लेकिन इसकी जगह अगर आप बोले आई गो टू स्कूल, देन आई डू माई वर्क, आफ्टर दैट आई रिटर्न बैक टू माई होम, एडिशनली आई वर्क, तो यहाँ पर समझ आ रहा है कि आपने मुख्तलिफ कनेक्टर्स की मदद से अपनी बात को लिक्विडेटिव यानी थोड़ा अच्छा बना दिया था। तो कनेक्टर्स का मतलब बस यही होता है इंग्लिश में, ये आपके आइडियाज को कंबाइन करते हैं यानी आइडियाज को ज्वाइन रखते हैं। मैंने जो एग्जांपल्स आपको दी थी उन्हीं को मजीद हम डिस्कस करेंगे। फर्स्ट है एडिशनली, फर्दर मोर और मोर ओवर। ये तीनों एक ही होते हैं और इनका मतलब होता है मजीद ये के। बिकॉज यहाँ पर राइटिंग में यानी वर्ड पर मुझे तो राइटिंग का फॉन्ट नहीं है उर्दू का, दैट्स वाई मैंने यहाँ पर कुछ नोट्स की फाइल खोली है आपके सामने। हम इनको क्या करते हैं, एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन ऐड करने के लिए ऐड करते हैं, जो कि ऑलरेडी मैं आपको बता चुकी थी। इनकी पोजीशन होती है स्टार्ट ऑफ अ सेंटेंस, यानी किसी भी सेंटेंस, जैसे ये सेंटेंस है आपका शी फिनिश्ड हर वर्क, तो इससे पहले ये आएगा एडिशनली हो चाहे मोर ओवर या फर्दर मोर, ये स्टार्ट ऑफ अ सेंटेंस में आते हैं। और इनका एक रूल है कि इनके बाद क्या आता है, कॉमा आता है। ठीक है, मैंने आपको ऑलरेडी बताया था कि और इससे पहले यानी एडिशनली से पहले फुल स्टॉप तो आया ही होगा, तभी तो नेक्स्ट सेंटेंस शुरू हो रहा है। तो इस वाले सेंटेंस को शुरू करने से पहले मुझे यहाँ पर एडिशनली देना पड़ा। कुछ इस तरीके से सेंटेंस होगा ये, अगर मैं आपसे कहूँ, जिसे मैं एक के बारे में समझाऊंगी, आप समझ जाइएगा। कुछ डेफिनेटली यहाँ पर सेंटेंस एक आया होगा, उसको एड किया गया, देन उसके बाद एक एडिशनली करके बताया गया। तो डिपेंड करता है आप कौन सा वाला कनेक्टेड लेते हैं। ऐसा नहीं है कि आप यहाँ पर एंड नहीं ले सकते थे, आप ले सकते थे, एंड भी ले सकते थे। आप यहाँ पर मोर ओवर, फर्दर मोर, एडिशनली जो भी लेना चाहें, ये चार आप ले सकते थे, एंड भी आप ले सकते थे, ऐसा कोई मसला नहीं था। इसके बाद हम बात करते हैं नेक्स्ट। अगर आपने अपनी बात को मजीद कंसाइज करना हो यानी एग्जाम्पल देनी हो किसी बात की, यानी अगर आपको कहने लगे फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि मैं बताती हूँ यहाँ पर, आई एम द स्टूडेंट ऑफ क्लास दिस, आई गो टू यूनिवर्सिटी, whenever I get tired, I do some relaxation. For example, I like to listen music whenever I get tired. मैंने यहाँ पर अपनी बात को कंबाइन करने के लिए क्या कहा कि मैं गाना सुनना पसंद करती हूँ जब भी मैं थक जाती हूँ। तो यहाँ पर फॉर एग्जाम्पल, तो इसका इस्तेमाल क्या होता है, एक तो एग्जाम्पल देने के लिए इस्तेमाल होता है, ये स्टार्ट और मिडिल में आ सकते हैं। ठीक है, लेकिन सिंपल सी बात है, स्टार्ट में आप किसी चीज की एग्जाम्पल देते नहीं हो, तो बहुत ही कोई रेयर केस में आएगा, उसको थोड़ी देर को इग्नोर करना। तो मैं यहाँ पर आपको इसकी पोजीशन सिर्फ मिडिल की बात करूंगी। मिडिल में आ सकता है क्योंकि आप अपनी पहले पूरी बात बताते हो, किसी चीज को एक्सप्लेन करते हो, उसके बाद आप एग्जाम्पल देते हो, तो एग्जाम्पल में ये होता है। ऑलरेडी मैं बता चुकी थी कि फॉर एग्जाम्पल के बाद आपके पास कॉमा आता है, तो यहाँ पर ऑलरेडी इन्होंने बता दिया कि कॉमा, तो एक बात तो कॉमन है कि ऊपर वाले तीनों में और इधर भी कॉमा आता है और इनके बाद आता है, यानी इनके लिखने के बाद आता है। इसके बाद है बट। बट का मतलब होता है लेकिन, और इसका मतलब होता है, अच्छा अगर आप नोट करें, यहाँ जो ये लड़की है, इस वाले सेंटेंस में इसकी तारीफ हो रही थी कि वो लड़की बहुत ज़हीन है और रोजाना क्लास में आती है यानी रेगुलर है, एंड एडिशनली शी फिनिश्ड हर वर्क, और उसने कल का काम भी अपना कर लिया था। तो यहाँ पर भी तारीफ हो रही थी और यहाँ भी तारीफ हो रही थी, इसलिए मैंने यहाँ एडिशनली का इस्तेमाल किया था। फॉर एग्जाम्पल का मतलब होता है कि जो आपने बात कही है, जो भी आपने डाटा दिया है, फॉर एग्जाम्पल व्हेन आई गो टू यूनिवर्सिटी आई गेट टायर्ड, सो आई ट्राई टू फाइंड माई वेज टू रिलैक्स माई सेल्फ। फॉर एग्जाम्पल वेन एवर आई एम एग्जॉस्टेड, आई गो टू वेटिंग एरिया एंड आई स्टार्टेड टू लिसन म्यूजिक। तो यहाँ पर भी पुरानी वाली बात जो चल रही थी उसी की डिटेल में ही मुझे एग्जाम्पल देनी होती है। बट
बट का मतलब होता है लेकिन, इसका मतलब है कि पुरानी वाली बात में और इस वाले सेंटेंसेस में आपस में कोई कनेक्शन नहीं है। एक वाली बात कुछ और कह रही थी, दूसरी वाली बात का बिल्कुल मतलब ऑपोजिट था। इसका मतलब क्या होता है? कंट्रास्ट। कंट्रास्ट का मतलब हमेशा से होता है ऑपोजिट। जैसे कि अगर आपने देखा हो, हम कहते हैं मैचिंग, मैचिंग वगैरह में हम देखते हैं, हम कहते हैं कंट्रास्ट के, कंट्रास्ट कलर ये है, कंट्रास्ट में जाओ। जैसे कि रेड कलर, तो आप इसके साथ कोई व्हाइट या ब्लैक देखो, मतलब हम ये कह रहे होते हैं ना कि कंट्रास्ट, हम मैचिंग मैचिंग की तरफ नहीं जाते। तो कंट्रास्ट का जो मतलब होता है, इसका मतलब होता है ऑपोजिट आइडिया यानी ऑपोजिट। तो इसका भी मतलब क्या है? कॉमा बिफोर बट। तो इसको हम देखते हैं, इसका रूल थोड़ा सा ऑपोजिट है। आपने याद रखना है कि जब भी बट आता है, जब भी बट आएगा, आपने इससे पहले कॉमा देना होता है। राइटिंग में ये चीजें बहुत मानी जाती हैं, आपने इसका ख्याल रखना होता है, जबकि स्पीकिंग में तो इतना पता नहीं चल रहा होता। तो अभी इससे पहले वाली वीडियो में जो मैंने बात की थी अभी, उनको थोड़ी देर को आप साइड रखिएगा, बिकॉज मैंने इसको यहाँ पर कंप्लीट हर सिचुएशन के मुताबिक मैंने यहाँ पर इसको कंप्लीट गाइड करने की कोशिश की है। तो ये वाले जो रूल हैं ये हर किसी पर लगेंगे, जबकि वो वाले थे वो ओनली 5 to 10% लगेंगे, नहीं थे। तो यहाँ पर आपने हमेशा याद रखना है कि बट से पहले क्यों? क्योंकि आई वॉज टायर्ड एक सेंटेंस था, मैं थकी हुई थी। टायर्ड का मतलब होता है थके हुए होना। मैं थकी हुई थी, आपका ये सेंटेंस अलग था। इसके बाद आप बता रहे हैं आई कंटिन्यूड वर्किंग, मैं काम करती रही। ये पास्ट है, मैंने पास्ट आपको नहीं पढ़ाया, सिर्फ अभी सेंटेंस की हद तक समझा रही हूँ। आई कंटिन्यूड वर्किंग, मैं काम करती रही या मैंने काम किया था। काम करना और थके हुए इंसान में कोई कनेक्शन नहीं होता। बट यहाँ पर बट की मदद से ये बात क्लियर हो गई कि आपने ये थके हुए होने के बाद भी अपना काम जारी रखा। इसके बाद है ऑन द अदर हैंड, इन कंट्रास्ट, डिस्पाइट दिस, इन स्पाइट ऑफ दिस। ये चारों हैं और इनका ख्याल रखिएगा। थोड़ा वोकेबलरी के हवाले से आज मैं आपको वोकेबलरी नहीं दूंगी, आज आपने यही याद रखनी है। जब भी आप बट का इस्तेमाल कर रहे हो, तो बट की जगह एक और भी ये होता है, जैसे कि मैंने आपसे कहा ना, एंड की जगह पे फर्दर मोर और मोर ओवर वो होता है, तो ऐसे ये होते हैं। जब इंशाल्लाह आप आगे के लेवल पर जाएंगे तो आपको समझ आएगा, इनको आसान होता है। ऑन द अदर हैंड का मतलब होता है कहानी के दूसरी तरफ। इन कंट्रास्ट, ऑपोजिट। डिस्पाइट दिस इसके ऑपोजिट, या इन स्पाइट ऑफ दिस इसके ऑपोजिट। तो एक ही है, आप याद रखिएगा, हो जाएगा चारों। इनका क्या मतलब होता है? ये स्ट्रॉन्ग कंट्रास्ट है। जबकि अगर मैं बट की बात करूं तो थोड़ा सा जरा वीक हो सकता है, बट कहना एक मामूली सी बात है। लेकिन जब आप बहुत ज्यादा रेजिस्टेंस शो कर रहे हो कि नहीं नहीं ये वाला, तो फिर आपने इनमें से किसी का इंतखाब करना है। इनकी पोजीशन होती है, ये स्टार्ट में आते हैं। कैसे स्टार्ट पे आएंगे अभी मैं आपको समझाऊंगी। अगर आप इनको स्टार्ट की जगह बेटा अगर आप मिडिल कर लो तो ज्यादा बेहतर है। कैसे अभी समझाऊंगी, ताकि किसी किस्म की कंफ्यूजन ना रहे। और इनके बाद कॉमा आएगा। ये बिल्कुल वो वाली बात है जैसे मैंने भी आपको ऊपर कही थी, कि आप कंट्रास्ट दे रहे हो। कंट्रास्ट किसी चीज का होता है। अगर मैं आपसे कहूँ, कोई आप वॉच लेने गए हो और आपने कहा वॉच जो है वो हायर क्वालिटी की है, द वॉच हैज हायर क्वालिटी। वॉच की क्या है भाई? एक हायर क्वालिटी है। अच्छा, इसके हायर क्वालिटी का मतलब होता है कि प्राइस भी हायर, यानी प्राइस भी हायर हो। अभी मैं सेंटेंस को थोड़ा सा तब्दील कर लेती हूँ। तो यहाँ पर आपने कहा कि वॉच की जो है ना क्वालिटी बहुत अच्छी है, लेकिन इस कहानी के दूसरी तरफ, ऑन द अदर हैंड। ऑन द अदर हैंड का मतलब क्या हुआ? कहानी के दूसरी तरफ। द प्राइस इज चीपर, प्राइस इसके बहुत कम है, यानी इसके प्राइस इसकी क्वालिटी से मैच नहीं कर रहे। या आप इसको अपोजिट कह सकते हैं, द वॉच हैज हायर प्राइस, ऑन द अदर हैंड द क्वालिटी इज चीपर। तो यहाँ पर हमें क्या समझ आया? ऑन द अदर हैंड मिडिल पे आया। अभी कहानी में जो मैंने आपको भी स्टार्ट में था, वो सिर्फ इतना सेंटेंस आपको बताया गया था ना, इतना बताया गया था, इसलिए उन्होंने कहा था स्टार्ट। तो अभी हम इसकी असल फिनोमेना की तरफ गए हैं, तो हमेशा ये मिडिल में आता है। तो अब आपको मेरी बात समझ आ रही होगी। और इसके बाद हमारे पास है एंड, तो आपको पता है एंड में तो मसला ही नहीं है। तो एंड से पहले हमारे पास कॉमा आता है, जैसे कि बट से पहले आया था, ये देखें बट से पहले आया था, ऐसे एंड से पहले कॉमा आएगा। बिकॉज में कोई कॉमा नहीं होता, बिकॉज आपका कनेक्टर, इसका मतलब होता है क्योंकि। और देन हमारे पास होता है बेटा, देन का मतलब होता है फिर। तो इसको आप देख सकते हैं, देन वी वेंट आउटसाइड। देन तो आपको पता है, देन के बाद हम हमेशा कॉमा लगाते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। इसकी क्विक समरी है जो कि आप देख सकते हैं। स्टार्ट वर्ड जो है, जिनमें स्टार्ट आ रहे हैं उनमें कॉमा, मतलब कॉमा किन किन के बाद लगेगा? आफ्टर, सॉरी, मतलब स्टार्ट वर्ड में कॉमा बाद में लगेगा, एंड एट बट में पहले लगेगा, और बिकॉज में तो कोई कॉमा नहीं है। यानी अगर मैं आपसे कहूँ कि पूरी कहानी में एंड और बट के अलावा हमेशा कॉमा बाद में लगेगा, तो आपको ये बात ध्यान में रखनी चाहिए, और बिकॉज में तो कोई कॉमा नहीं है। स्टूडेंट, मैंने यहाँ पर कनेक्टर आपको बताने की कोशिश की है,
अगर आपका अभी भी कोई सवाल है तो आप मुझसे पूछिएगा। कल की क्लास में ऐसा नहीं है कि मैं आपको नया टॉपिक पढ़ाऊंगी। कल मैं ये सब जो हमने पढ़ा है इनको कंबाइन करके मोर रियल एग्जांपल्स में आपसे लिखवाऊंगी, ठीक है? अभी तक कोई सवाल है बेटा तो मुझे बताओ, ताकि फिर मैं वरना क्लास एंड करूँ। ये फॉर एग्जाम्पल वाला आप दोबारा समझा दें। देखिए, फॉर एग्जाम्पल वाला ये होता है। देखें, जैसे कि अगर मैं आपसे कहूँ, भाई मैं यूनिवर्सिटी जाती हूँ, मैं आसान करके बात कर रही हूँ, आई गो टू यूनिवर्सिटी एंड आई डू स्टडीज हेयर। आई डू स्टडीज हेयर। अच्छा, डू स्टडी नहीं होता, हमेशा डू स्टडीज होगा, डू स्टडीज होगा, ठीक है ना? इस बात का आपने ख्याल रखना है। अच्छा, अब मैं यहाँ पर आपसे कह रही हूँ आई डू स्टडीज हियर, ये बात हो गई। अब मैं इसको ना मजीद एक्सप्लेन करना चाह रही हूँ कि मैं स्टडीज करती हूँ। अब मुझसे कोई सवाल कर सकता है, मैं आप यूनिवर्सिटी जाती हैं क्या पढ़ती हैं, तो फिर मैं यहाँ पर कहूंगी फॉर एग्जाम्पल। मतलब मैं इसी पुरानी वाली बात को कंटिन्यू करना चाह रही हूँ। फॉर एग्जाम्पल, माई फील्ड इज बैंकिंग एंड ऑल रिलेटेड सब्जेक्ट्स। तो यहाँ पर मैंने जो फॉर एग्जाम्पल कहा, ये इसमें मैं अपने सेंटेंस को क्या बता रही थी, मजीद क्लियर कर। I go to university and I do studies here. For example, my field is banking and all related subject. तो मेरी फील्ड क्या है, बैंकिंग की है और तमाम इससे रिलेटेड सब्जेक्ट्स की है। तो फॉर एग्जाम्पल से पहले तो डेफिनेटली कोई फुल स्टॉप आया होगा ना, तभी तो मैं फॉर एग्जाम्पल करके बात को मजीद बता रही थी। और उसके बाद हमारा यहाँ पर कॉमा आया है। मेरी बात यहाँ पर समझ आई है आपको मोहसन? जी। अगर स्टिल आपका कोई सवाल है तो मुझसे पूछिएगा। इंशाल्लाह कल की क्लास में मैंने जितना भी पढ़ाया है उन सबको मैं एक छोटा सा रिवाइज करवा के फिर आगे लेके जाऊंगी। ठीक है, अगर आपका कोई सवाल है तो कमेंट में पूछिएगा। फिर इंशाल्लाह कल मुलाकात होती है। होमवर्क आपको ग्रुप पे भी मिल जाएगा, ठीक है बच्चों? मैम आई डू स्टडीज क्यों आया? देखो, एक बात याद रखना, आई डू स्टडी कोई चीज ही नहीं है। हमें स्कूल में जो पढ़ाया जाता है ना, आई डू स्टडी, वो कोई चीज ही नहीं है। देखो अभी यहाँ पर अगर मैं कहूँ, प्रेजेंट सिंपल का रूल होता है अभी, प्रेजेंट सिंपल का रूल होता है बच्चों, एक मिनट इधर देखना। सब्जेक्ट के बाद आता है वर्ब। तो या तो आप बोले आई स्टडी, ठीक है, अच्छा। लेकिन आपने कहा नहीं मैं स्टडी करता हूँ, स्टडी को आपने तालीम के तौर पे लिया। आई डू, ये वर्ब हो गया मेरा, तो अब मुझे क्या कहना चाहिए, ऑब्जेक्ट। जबकि अगर मैं आपसे कहूँ स्टडी, बेटा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म क्या होती है, स्टडी, पढ़ना। आई डू स्टडी, दो एक्शन वर्ब एक साथ नहीं आ सकते। तो आप तालीम हासिल करते हो ना, आप स्टडीज करते हो। तो स्टडी पढ़ना, स्टडीज तालीम। तो आई डू स्टडीज, तो ये स्टडीज जो है ना मेरा यहाँ पर, ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म नहीं है। ये यहाँ पर इसका वो बन गया नाउन, यानी मैं तालीम हासिल करती हूँ। सही। आई डू स्टडी कुछ होता ही नहीं है ना, आई डू स्टडीज में तालीम हासिल करती हूँ। मेरी बात समझ आ रही है? स्टडीज का मतलब होता है तालीम। जी। तो ये ठीक नाउन है, है यहाँ पे? ये नाउन है बेटा, क्योंकि वर्ब तो ये हो गया ना, वर्ब तो ये हो गया। जी जी। तो ये तो हमारा वो हो गया ना नाउन। ठीक है, तो यहाँ पर क्या आ सही। जाएगा, आई डू स्टडीज। अच्छा जी, बाकी बच्चों कोई सवाल हो पूछो, कभी भी मुझसे पूछ लेना। इंशाल्लाह फिर हमारी कल मुलाकात होती है।